नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर संकट अपने बच्चे के जीवन पर आ जाए तो माँ बाप अपनी जान तक दांव पर लगा देते। ऐसे भी कई प्रकरण आपने हमने देखे हैं, सुने हैं, जहां अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए माँ बाप किसी की जान तक ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी माँ बाप ने अपने दुधमुए बच्चे को बेरहम मौत दी हो? किसी भी दंपति के सामने आखिर ऐसे क्या हालात बन सकते हैं कि वो अपनी औलाद को मार दें, वो भी इतने छोटे बच्चे को और इतनी बेदिली के साथ। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि एक मां ने अपने 45 दिन के बच्चे को इस तरह की मौत दी। और तो और इन हत्यारे माँ बाप ने बड़े सोच समझकर, बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है और इसमें टेक्नोलॉजी तक की मदद ली। क्यों, कैसे, कहां, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। पहले ये वारदात क्या है, क्यों हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज पैनल में डॉक्टर सुरभि दुबे जी, मनोचिकित्सक हैं, वो जुड़ी हुई हैं, और मेरे दो सहयोगी वेद प्रकाश संगम जी और साथ में नरेश मिश्रा जी, ये दोनों जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, इस पूरी वारदात का पूरा डिटेल लेंगे। तो चर्चा शुरू करें इसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बस्तर में नाबालिग बाप का पाप, YouTube देखकर बनाया प्लान, पहले अपहरण फिर खून। जी हां, ये वही नाबालिग बाप है जिसने अपने 45 दिन के नवजात को मार डाला। हैरानी की बात ये कि वारदात को अंजाम देने बाकायदा आरोपी ने YouTube की मदद ली, दर्जनों वीडियो देखे और इसके बाद मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया। हम आपको आरोपी का चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जिस शातिराना तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया, उसे सुलझाने में पुलिस को भी पखवाड़े भर का वक्त लग गया। आरोपी ने इस बात पे नवजात शिशु की हत्या की क्योंकि वह बच्चे के जल्दी हो जाने के कारण वह काफ़ी व्यथित था, दुखी था। उसने YouTube के माध्यम से हत्या की साजिश की और ये पूरी योजना बनाई। दरअसल 21 मई को आरोपी बक्सू कश्यप ने बारसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 1.5 महीने का बच्चा किसी ने अगवा कर लिया। प्रकरण सुलझाने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बार बार अपने बयानों को बदला, जिस पर पुलिस को शंका हुई। सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सभी पहलुओं पर जब तस्दीक की गई तो कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और प्रार्थी के बयानों में भी काफ़ी विरोधाभास मिला। तो फिर जब प्रार्थी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने नवजात शिशु की तालाब में फेंककर हत्या की है। फिलहाल नाबालिग आरोपी को पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कई सवाल उठाए। मसलन बच्चे के माता पिता दोनों नाबालिग हैं, इनकी शादी किसने कराई, इसका जिम्मेदार कौन है, बारसूर जैसे सुदूर इलाके में YouTube देखकर मर्डर करने का आइडिया कैसे आया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक माता पिता ने अपने बच्चे की हत्या का ऐसा प्लान बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube की मदद से एक नाबालिग ने अपने ही नवजात की हत्या कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि इस गांव में एक नाबालिग युवक और नाबालिग युवती आपस में विवाह रचा लेते हैं और उसके बाद एक बच्चे का जन्म भी होता है। सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी, यानी विवाह से लेकर के बच्चे के जन्म तक की कहानी कैसे किसी को नहीं लग पाती। क्या जिसके लिए जो जिम्मेदार विभाग है वो इस हत्या के लिए उतना दोषी नहीं जितना कि वो अपचारी बालक नाबालिग पिता है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा। चलिए, हमारे साथ में, जैसा हमने आपको बताया था पैकेज के पहले, रिपोर्ट के पहले, कि हमारे साथ डॉक्टर सुरभि दुबे जी हैं, मनोचिकित्सक, वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा से सहयोगी, और नरेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वेद के पास चलते हैं। वेद, ये पूरा प्रकरण जब आप कवर करने गए, आपने गाँव के लोगों से, परिवार के लोगों से बातचीत की, ये शादी कब हुई, किसने सहमति दी, परिवार की सहमति से क्या शादी हुई थी, ऐसी कोई भी जानकारी सामने आई? जी देखिए, पूरी ये घटना 21 तारीख की 21 मई की रात तकरीबन 11:40 पर ये टाइम जो बच्चे की माँ है उसने बताया था। तो उस समय जब वो नींद से जगी, आमतौर पर होता है पूरी 7 से 8 बजे के बीच अंदरूनी इलाकों के लोग खाना खा करके सो जाते थे। 11:40 से जब
बच्चे की माँ उठती है और देखती है कि बच्चा अपने बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि बच्चा और वो साथ में ही घर के अंदर सोए हुए थे। तो ऐसे में वो चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा कहीं खो गया। तो घर के जो बाहर लोग सोए हुए थे उन लोगों ने जब आकर देखा, सारे घर की छानबीन की, तब पता लगा कि बच्चा नहीं है। लेकिन अब इस मामले का जैसे पुलिस ने खुलासा किया कि 25 मई को एक FIR दर्ज कराई गई थी बारसूर थाने में, जिसमें प्रार्थी जो था वो खुद आरोपी है इस मामले का। उसी ने ये FIR दर्ज कराई कि उसका बच्चा कहीं खो गया, किसी ने अगवा कर लिया है। और इसके बाद तकरीबन 3 दिन बाद एक खून से सना हुआ गमछा और बच्चे के कमर में जो काला धागा बंधा था वो घर से 200 से 250 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। तो तब उसमें आरोपी ने ये बताया था कि खून से सना हुआ गमछा उसने इसलिए दिखाया था कि पुलिस को और जो लोग हैं, मीडिया है या पब्लिक है, उसको ये गुमराह कर सके कि जानवर द्वारा उठाकर ले जाए जाने के कोई वाले एंगल से पुलिस जांच में जुट जाए। लेकिन पुलिस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आरोपी ने सारे घटनाक्रम का खुलासा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि 21 मई की रात ही वो उस बच्चे को उठाकर ले जाकर एक पुलिया के नीचे रख दिया था उसकी हत्या करने के बाद। और इसके दूसरे दिन यानी कि 22 तारीख को वो दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां पर वो लाश रखा होता है। तो उसके बाद उस लाश को एक छोटे से तालाब में फेंक देता गांव से दूर, जहां पर किसी भी प्रकार से लोगों का आना जाना नहीं है। तो पूरे घटनाक्रम को यदि देखें तो एक तरीके से पुलिस को गुमराह करने की बार बार कोशिश की गई। खून से सना हुआ गमछा दिया। और इस विवाह के बारे में पुलिस ये बताया जाता है कि क्योंकि बस्तर के इलाकों में आमतौर पर ये होता है कि जब एक युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बिना ब्याह रचाए ही वो एक दूसरे के घर में रहना शुरू भी कर देते हैं। तो ठीक इस मामले में भी यही हुआ है। जैसा कि हमने पुलिस से भी ये पड़ताल की है, साथ में जो गांव वाले थे उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो लड़की खुद से आकर के वो लड़के के घर में रहने लगी थी और उसके बाद विवाह कराया। विवाह तो नहीं हुआ, जब आई उसके 7 महीने बाद बच्चे का जन्म हुआ। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि जब वो लड़की पति के घर आकर रहने लगी कथित तौर पर, तो उसके 7 महीने के भीतर ये बच्चा कैसे जन्म ले। अपचारी बालक है नवजात का पिता, उसके मन में ये बात घर कर गई कि ये 7 महीने में आखिरकार बच्चे को जन्म कैसे ले सकते। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि लोग दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि जो अपचारी बालक है उसे बार बार ये कहा जाता था कि ये संतान क्या वास्तव में तुम्हारी है, यानी कि संतान की जन्म है उसको लेकर के संदेश आ कि ये बच्चा आखिरकार उस लड़की के आने के 7 महीने बाद कैसे जन्म ले सकता है। तो इसी बात को लेकर के एक बड़ा घटना को अंजाम दिया और एक बड़ा पाप इसने कर डाला है पुलिस। चलिए, नरेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं। नरेश, इसमें एक नहीं कई सारे मामले दिखाई पड़ते हैं। एक तो बिना शादी के साथ रहना, सहमति है नहीं है, इस पर भी कई सारा सस्पेंस बना हुआ है। तीसरी बात इसमें यह भी नजर आती है कि कहीं इसमें शक का एक एंगल भी निकलकर सामने दिखा, जिसमें एक बाप ने अपने बच्चे की हत्या कर दी और उसको जिन लोगों ने उकसाया वो लोग भी क्या इसमें बराबर के दोषी नहीं? ने भी बताया कि बस्तर इलाके में काफ़ी सामान्य है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपसी रजामंदी से, सहमति से जो युवा हो जाता है कोई युवा, क्योंकि युवा होने की जो आयु का जो बंधन है, जैविक क्रियाओं के लिए जो आयु सीमा का बंधन माना गया है, उसको भी आमतौर पर इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग उसकी परवाह नहीं करते। कुछ खास और जो अंदरूनी इलाके वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कि इस पर यदि इस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, और क्योंकि मानसिक तौर पे भी उतने वयस्क ना होने की वजह से दोनों लोग ही इतने परिपक्व नहीं रहे होंगे कि वो निर्धारित नहीं कर पाए होंगे कि इसके बच्चे के जन्म आवश्यक है या होना चाहिए कि नहीं, या अभी उन्हें इसके लिए कोई ख़ास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई, और जिसकी वजह से आपने जैसा कहा कि कई अलग एंगल है। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण है कि बस्तर जैसे इलाकों में जिस तरह से ICDS या महिला बाल विकास विभाग के द्वारा नाबालिग शादियों को रोकने की कोशिश की जाती है, उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वो ऐसी परिस्थितियों पर विशेष अभियान चला के लोगों को जागरूक करे, कि ताकि जो युवा प्रेम संबंध में पढ़कर कम उम्र में, और क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है और अंदरूनी इलाकों तक पहुंच हुई है, तो उससे इस तरह के भी विकार कई बार सामने आ रहे हैं, जहां पर न केवल नाबालिग अवस्था में विवाह जैसे संबंध रखना, एक दूसरे के साथ रहना, साथ ही बच्चा होने पर हत्या जैसे अपराध को अंजाम देना। तो ये एक निश्चित तौर पर गंभीर बात है। लेकिन बस्तर इलाके में चूंकि ऐसा होता है, इसलिए मामला पुनित अन्य सामान्य इलाकों की तुलना में काफ़ी जटिल भी है।
जो सामाजिक तौर पर या स्थानीय जो पंचायतें हैं, ग्रामीण हैं, वो कई बार ऐसे मामलों में सामूहिक तौर पर बैठकर फैसले करते हैं। और अहम हो जाता है इस प्रकरण के सामने आने के बाद कि वे भी इस पर ध्यान दें, और निश्चित तौर पर जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं उन्हें भी इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वेद, इसमें एक और सवाल उठता है कि YouTube की टेक्नोलॉजी की और आजकल की चीज़ों की मदद ली, क्या ये मामला था, क्या मदद ली, क्या सीखा था YouTube से? देखिए, पुलिस आरोपी ने जब पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया तो उसने ये बताया कि आखिरकार उससे इस घटना का तरीका कैसे सूझा। तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि इंटरनेट के जरिए यूट्यूब में देखकर ही उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो हालांकि वो जो इलाका जहाँ से अपराधी बिलोंग करता है, उस इलाके में इंटरनेट की भी सही सुविधा नहीं है। तो ऐसे में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी उसे इस पाप को अंजाम देने के लिए, क्योंकि वो इलाका काफी दुर्गम इलाका है, आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता। तो वहाँ इंटरनेट की सेवा लेना, या फिर हो सकता है कयास ये भी है कि वो एक शहरी इलाकों में आकर के इस तरह के वीडियोस खंगालता रहा है। तो पुलिस का भी यही कहना था कि काफी सारे वीडियोस यूट्यूब में उसने खंगाले कि किस तरीके से इस अपराध को अंजाम दे। तो कहीं ना कहीं अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पुलिस 2 दिन का वक्त लगा था। पहली रात को जब वो पुलिया के नीचे उसे मारकर रख देता है, ठीक उसके बाद आकर यहाँ पीड़ित की तरह वो चिल्लाने लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया। इसके बाद अगले दिन सुबह जब किसी को जानकारी नहीं लगती है, वो जाता है और उस तालाब में फेंक देता है जहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है। तो एक ये प्री प्लान्ड कहा जा सकता है कि एक सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और आरोपी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि यूट्यूब के जरिए ही उसे ये आइडियाज मिले थे। हालांकि कितने आइडियाज उसने सर्च किए इस बारे में पुलिस ने स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो तरीका है उसको देख के यही कयास लगाया जा रहा है कि काफी सारे वीडियोस खंगालने के बाद आरोपी ने इस आइडिया को चुना और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस, चलिए हमारे साथ में डॉक्टर सुरभि हैं। डॉक्टर सुरभि, नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, ये पूरा प्रकरण जितना सामने आया, इसमें एक तो ये कपल हैं, ये तो तय है, लेकिन ये अधिकृत तौर के ऊपर इनकी शादी हुई नहीं हुई, इस बात को लेकर संशय है, पहला। नंबर दूसरा, दोनों नाबालिग का एंगल भी सामने आया है। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? 45 दिन का बच्चा, कोई माँ बाप चाहे कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, कैसे उसको मार सकता है? नमस्कार पुनीत जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो हम घटनाक्रम देख रहे हैं, इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नज़र आ रही है कि 45 दिन का बच्चा है। तो ये जानकारी इन जो नाबालिग 2 बच्चे हैं, इनके माता पिता को कैसे अछूती रह गई, क्योंकि दोनों ही बच्चे नाबालिग हैं। तो जो डिलीवरी हुई है, जो ये बच्ची जो है उसकी देखभाल हुई है पूरे 9 महीने, ये कहाँ हुई है, तो हमें ये सब जानकारी भी लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक ये भी आता है कि क्या ये बच्चे घर से कहीं दूर भागे तो नहीं है, या इन्होंने कोई दूसरे ऐसे सिमिलर क्राइम्स तो नहीं कमिट करे हैं। इसमें एक नशे का भी एलिमेंट आता है कि क्या ये बच्चे जो हैं वो नशों का कोई प्रकार के सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हर चीज़ को मुझे लगता है एक मोटा मोटी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल फैक्ट ये है कि एक नाबालिग बच्चा, एक नाबालिग लड़का जो बाप भी बन गया, और अब बाप के साथ साथ वो कातिल भी बन गया अपने बच्चे का, और उसको अब रिमांड होम के ऊपर भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा दोषी कौन है, इसको समझने से पहले किसने इजाज़त दी, और जैसे एंगल्स आपने बताएं, क्या उन अधिकारियों पर, क्या उन जो परिस्थितियाँ हैं उन पर भी आप उसका दोष दे सकते हैं? ये तो बोलना सही नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति का दोष है, पर ये जो भी घटनाक्रम घटा है, इसमें हमें बहुत गहरा जाकर पड़ताल करना आवश्यक है कि ये बच्ची का डिलीवरी कहाँ हुआ है, किसने कंडक्ट किया है, क्योंकि ये नाबालिग है। अगर नाबालिग है तो ऑब्वियसली इसकी रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं हुई होगी। वेद, पहले जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा, एक बार फिर से आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में ये साथ रहते रहे, कब तक साथ रहते रहे, क्या वहां पर परिवारों की इस पर कोई आपत्ति नहीं होती? दूसरा, 7 महीने का इसमें जो आप एंगल बता रहे हैं कि 7 महीने में बच्चा हो गया, ये क्या था, कैसे घर किया, कौन कौन लोग इसे टोकता था? चलिए, लगता है मेरी आवाज़ जो है वेद के पास में नहीं जा पा रही, नरेश के पास में चलते हैं। नरेश, इस पूरे घटनाक्रम में जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि आपको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और वहाँ की सामाजिक जो ताना बाना उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा।
अमूमन इस तरीके के केसेस में हम किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। जी हाँ, देखिए क्राइम तो हुआ है और निश्चित तौर पर एक अपचारी बालक, अगर एक नाबालिग बालक इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहा है तो ये सवाल उठता है पूरी व्यवस्था के ऊपर कि कैसे ये लोग इस तरह से एक साथ रह रहे थे। और उसके बाद जो लोकल गार्जियन हैं या जिस अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई है, जैसी जानकारी मालूम चली है उसमें बारसूर अस्पताल में इसकी डिलीवरी हुई और ये डिलीवरी के दौरान दोनों माता पिता वहाँ पर मौजूद थे, दोनों ही नाबालिग थे। तो इसकी भी कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की गई स्वास्थ्य महकमे के द्वारा। तो जो जिम्मेदारी इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता थी वो नहीं दिखाई गई। और इसका एक बड़ा कारण देखिए पुनित ये है कि ऐसे क्षेत्रों में आमतौर पर सीधी दखल या ऐसी चीज़ों को समझाइश या इसके लिए सीधी तौर पर कोई सामने नहीं आना चाहता। तो उसी का ये नतीजा है कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और जहाँ तक ये जो बात है कि जो बच्चे के को लेकर के जो बात है कि वो बच्चा किसका है, कैसा है करके, इस पर जो टीका टिप्पणियाँ हैं, तो देखिए इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को या किसी को दोष दे पाना या ऐसे व्यक्ति की तलाश कर पाना कठिन होगा, मुश्किल ही होगा। क्योंकि ये किसने कहा, क्यों कहा और कैसे उस नाबालिग बच्चे के दिमाग में बात घर कर गई, ये मुश्किल होगा। लेकिन ये तो एक बात स्पष्ट है कि अपराध हुआ है। और जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इस मामले में जब संस्थागत प्रसव हुआ है तो इस बात की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए थी, संबंधित विभाग को बताना चाहिए था कि दोनों नाबालिग हैं और वहाँ पर इस तरह से बच्चे ने जन्म लिया है, ताकि उनको विशेष संरक्षण मिल पाता। और ये बात बिल्कुल सही है पुनीत कि ग्रामीण परिवेश में आमतौर पर इस पर बहुत ज़्यादा जो स्वतंत्रता है युवाओं की, उसका सम्मान किया जाता है कई बार। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दखल की स्थितियाँ तो रहती नहीं हैं। उम्र को लेकर, जो उम्र की परिपक्वता है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक जो दबाव या असर है वो दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि देखिए कि जो ये तो दक्षिण बस्तर का पहुँच भी इन क्षेत्र में से एक है, लेकिन जो जगदलपुर या इसके आसपास के लगे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अभी भी नाबालिग बच्चों के ब्याह के मामले सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने सुना होगा कि नाबालिग बच्चों के ब्याह की केसेस उन इलाकों में नॉर्मल सी बात है। और जो आपने पॉइंट उठाया कि बच्ची की डिलीवरी किसने कराई, तो उसकी डिलीवरी भी संस्थागत प्रसव अगर है तो फिर क्या इन अधिकारियों की या उन प्रशासनिक लोगों की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती? देखिए, अगर संस्थागत है तो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं तो एंट्री ज़रूर हुई होगी, है ना। और ये तो हम नहीं बता सकते कि बच्चों ने अपनी एज बताई है कि छुपाई है या किसी और माध्यम से डिलीवरी कराई गई है। तो ये तो हमें अब ये एक लीगल इशू हो जाता है, जिसको मेरे ख्याल से जो हमारे अदर एस्टीम्ड लोग हैं पुलिस में और पड़ताल करने वाले, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। जो मुझे लगता है हमको फोकस करना चाहिए कि इतनी कम उम्र में बच्चे ने ऐसा इतना गहन क्राइम करने का जो आइडिया आया कि वो इंटरनेट से आया, तो ये जो प्रभाव इंटरनेट हमारे बच्चों के मन में डाल रहा है वो कितना खराब हो सकता है कि एक बच्चा सेक्स क्राइम भी कमिट कर रहा है, उसके बाद एक बच्चा जो है नाबालिग है और वो इतनी घृणित हत्या जो छोटे से नवजात शिशु की है उस तक अंजाम दे रहा है। तो एक हमें सोसाइटी पे किस तरीके से इंटरनेट हावी होता जा रहा है, ये बहुत विचारणीय विषय है। और खाली ये चीज़ शहरों तक सीमित है ऐसा नहीं है, अब ये नीचे नीचे गांवों तक परकोलेट हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आगे जो हमारी पीढ़ी है उसको हम किस तरीके से बचाएं। डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला ये कि जिस जगह के ऊपर, जिस गांव में, जिस इलाके में बस्तर के ये क्राइम हुआ है, वहां पर इंटरनेट का अवेलेबल होना, इंटरनेट के ऊपर इस तरह की यूट्यूब पर वीडियोस का अवेलेबल होना, यूट्यूब पर तो वीडियो हैं लेकिन उस इलाके में देखा जाना, शायद जैसे हम कहते हैं कि सोशली भी आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकली भी अगर आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अपनी ABCD होती है, उसका अपना एक ज्ञान होता है, उसकी अपनी एक साक्षरता होती है। शायद इसका अभाव भी इस इलाके में ज़रूर रहा होगा कि यहाँ पर ये तो सीखा वीडियो से कि हम कैसे कत्ल कर सकते हैं या कैसे इसे छिपा सकते हैं, पर शायद समझ नहीं पाए कि जिन परिस्थितियों में आप कर रहे हैं आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, आप ये देखिए कि बच्चे का उतना कैपेसिटी नहीं था कि असेसमेंट का कि जो वो करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है,
पर क्योंकि वो इसके प्रभाव में आ गई, इसको हम प्राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं। प्राइमिंग मतलब आप लंबे समय से इन चीज़ों को देख रहे हैं और धीरे धीरे उनको आप नॉर्मल समझने लगे हैं। और डिसेंसिटाइजेशन होना ये लॉन्ग टर्म है। डिसेंसिटाइज होना अब मतलब आपको उसकी आदत पड़ गई और अब वो बुरा नहीं लगता। बुरी चीज़ भी देखने में, सुनने में और करने में बुरी नहीं लगती। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जो अग्रेशन, जो ऑनलाइन गेम्स आ रहे हैं, वायलेंट ऑनलाइन गेम्स आ रहे हैं, उनको देख देख के जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सी इमोशनली लेस सेंसिटिव हो गई है। चल छोड़ना यार वाली एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए, अब इसमें प्रश्न कई हैं, गंभीर मुद्दे हैं। गंभीर मुद्दा ये कि ऐसे कपल बनते कैसे हैं इतनी छोटी उम्र के। हालांकि जिस इलाके और जिस जगह के ऊपर ये सब कुछ हुआ है और बस्तर के जिस हिस्से में ये घटा है वहां पर ये आम सी बात है, होता रहा है। लेकिन जो ये वारदात हुई है, ऐसा आगे ना हो, इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि जिस बच्चे ने ये खुद क्राइम किया है, अपने बच्चे को मारने का जो क्राइम किया है, अब इसकी सजा उसको काटनी है और उसके परिवार और खास तौर पर जिससे उसकी एक धब्बा एक दाग जरूर रहेगा। जाहिर सी बात है, सोचना है, सबको विचारना है और इस पूरी परिस्थिति के पीछे कुछ तो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए, ऐसा बातचीत से लगता है। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी अपनी जानकारी और बातें शेयर करने के लिए। नमस्कार।